हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो बच्चों, आपकी हमेशा से डिमांड रहती है कि सर जिन बच्चों का सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है उनके आप इंटरव्यू लेकर आइए ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है और सुपर 100 का हॉस्टल क्या है, कैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सारी जानकारी आपको पता चल सके। तो बच्चों, इसी के लिए आज हम हमारे पिछले साल का जो हमारा बैच था उसके एक स्टूडेंट को आपके सामने लेकर आए हैं। और इनको अगर हम टॉपर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी रैंक जो JEE के अंदर है वो 6 रैंक थी। नाम इनका ऋषभ पटेल है। तो आज हम ऋषभ पटेल से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछेंगे जो आपके सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करें। तो ऋषभ, स्वागत है आपका ओन स्टडी के इस इंटरव्यू में। मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए, बच्चों को बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कौन से शहर में पढ़ रहे हो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम ऋषभ पटेल है। मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मैंने सुपर 100 अपनी 10th पास होने के बाद दिया था, जिसमें मेरी नीट में रैंक 6 थी। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस इंदौर भरी थी, इंदौर मल्हार आश्रम स्कूल, जहाँ पर नीट और जेई के लिए एलन देते हैं। एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया जाता है बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्लैट के लिए लीगल एज कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ऋषभ, सबसे पहले बिल्कुल हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी क्लास 10th कहाँ से हुई और 10th तक आप पढ़ाई में कैसे थे। मतलब अच्छे थे पढ़ाई में या मीडियम थे, किस तरीके के आप स्टूडेंट रहे हो क्लास 10th में। सर, मेरी क्लास 10th ड्यू टू तपस्या एकेडमी, रीवा में एक काफी प्रोनाउन कोचिंग है। उन्होंने मुझे वहां से मैंने अपनी 10th कंप्लीट की है। वहां से मैंने मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की कोचिंग की थी। तो मैथ्स और साइंस में मैं अच्छा स्टूडेंट था, काइंड ऑफ। आपकी क्लास 10th में कितने परसेंटेज थी। सर, मेरे क्लास 10th में 91.6% थे। मतलब काफ़ी अच्छा परसेंटेज था आपका क्लास 10th में। तो क्लास 10th आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे थे। आप स्कूल का नाम बता यस दीजिए सर, एक बार। मैंने क्लास क्लास 9th और 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की थी, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एडमिशन हुआ था। अच्छा, तो अगर आपने मॉडल की प्रिपरेशन की होगी तो भी आपने ओन स्टडी से मतलब पढ़ा होगा, क्योंकि हम एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन भी कराते हैं। सर, उस टाइम पे एक्चुअली मैं ओन स्टडी के बारे में जानता नहीं था। अच्छा, क्या है, क्योंकि हमारा मतलब मेन डोमेन नहीं है कि हम एक्सीलेंस स्कूल और ये सुपर 100 की प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप एक्सीलेंस स्कूल में आपको पता कैसे चला कि इस तरीके का कोई सुपर 100 एग्जाम होता है, और फिर आपने इसके बारे में फॉर्म डालने का, वो आपकी क्या जर्नी रही कि आपको कैसे आइडिया आया कि आपको इसका फॉर्म डालना चाहिए। सर, 9th क्लास में हमारी जो क्लास टीचर थी, दीपमाला शर्मा मैम, वो हमारी साइंस की टीचर थी। उन्होंने हमें 9th क्लास में ही सुपर 100 के बारे में अवेयरनेस दे दी थी। उन्होंने बताया था कि कुछ बच्चे हर साल हमारी स्कूल से सेलेक्ट होकर जाते हैं सुपर 100 में। और अलग अलग जगह जैसे इंदौर और भोपाल, जैसा कि आप सबको पता ही है कि दो जगह ही सुपर 100 पूरे मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ बच्चे जाते हैं। तो सर, हमें 9th से ही पता चल गया था कि सुपर 100 नाम का कोई एग्जाम होता है, जिसमें स्कॉलरशिप और हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा, तो सुपर 100 की प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की, आफ्टर 10th की थी या 10th के साथ में ही आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब पूरी तरीके से फोकस होकर आपने कब प्रिपरेशन की सुपर 100 की। सर, 10th में तो मैं फुली 10th बोर्ड्स पे ही फोकस था मेरा। उसके बाद 10th बोर्ड्स खत्म होने के बाद एक महीना थोड़ा सा चिल किया था हम सभी फ्रेंड्स ने मिलकर। उसके बाद फिर मैंने एक महीना पूरा सुपर 100 के लिए डेडिकेट किया था। उसके बाद मैंने ओन स्टडी का बैच परचेज किया था ऑनलाइन। मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक सुपर 100 एमपी के लिए कोई पढ़ाने के लिए कोई अगर अच्छा टीचर मिल जाता। फिर एक सजेशन आया मेरे पास ओन स्टडी का। सर उसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे कि सुपर 100 क्या है, उसका सिलेबस वगैरह। तो उसके थ्रू मैंने सिलेबस की गाइडेंस ली। उसके बाद सर ने लास्ट वीडियो के एंड में अपने बैच के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि मुझे कुछ अपने घर वालों से पूछकर वो बैच परचेज करना चाहिए। फिर उसके बाद सर ने एक कोड दे दिया, जिससे उस पे
कुछ ऑफ हो गया था। अब एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है सर। हमारी यही कोशिश रहती है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है, जैसे पिछले साल जो हमारे बैच का प्राइस था वो 1999 था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उतना पे नहीं कर पा रहे थे, तो हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिए हैं। अब मैं डिस्काउंट तो क्लोज नहीं करूँगा कि किस बच्चे को कितना दिया, बट हमारा देखो मेन मोटिव यही होता है कि कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करने में छूट ना जाए, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और कभी कभी होता है ऐसे कि हम उतने पैसे की वजह से मतलब वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो पैसा कभी भी हमारी एजुकेशन में बाधा ना बने, यही हमारा मेन मोटिव भी रहता है। जी ठीक है। तो ऋषभ, आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप हमारी कौन से बैच से ज्वाइन थे? क्योंकि पिछले साल हमारे दो बैच आए थे, एक सिलेक्शन बैच आया था और एक क्रैश कोर्स आया था जिसमें फाउंडेशन वगैरह भी सब कुछ था। तो आप जो फर्स्ट वाले बैच में ऐड थे या फिर सेकंड वाले में? सर मैं फर्स्ट वाले बैच में ऐड था। अच्छा, मतलब जो पूरा फाउंडेशन प्लस एडवांस वाला जो बैच था, है ना, उसमें आप बैठते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे मान लीजिए आप बैच में तो रेगुलर आपकी क्लासेस हो ही रही थी, हम मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा रहे थे, वो सारी चीज़ें तो आपको मिल रही थी। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आप घर में किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे? सर एक्चुअली मैं एनटीएससी ओलंपियाड के लिए प्रेप कर रहा था उस टाइम पे, सुपर 100 के साथ साथ ही। बट मैं एनटीएससी ओलंपियाड दे नहीं पाया था ड्यू टू सम रीजंस। इसलिए सर थोड़ा सा उसका भी बेनिफिट मिला। कई सारे क्वेश्चंस ओन स्टडी के जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज थी उससे भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे। जैसा कि सर ने मतलब ओन स्टडी का जो सिलेबस था उसके हिसाब से मैंने डीप स्टडी की थी। उसमें से बायो जो मेन सब्जेक्ट था, जो 40 नंबर का आता है, उसमें से 11th के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। जो 11th के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, बायोमोलिक्यूल्स, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस, लिविंग वर्ल्ड, इन सब से भी क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, तो अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ कि कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्योंकि 6 रैंक लाना नीट के अंदर एक अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। क्योंकि इस एग्ज़ाम को पिछले साल 17,000 से ज़्यादा बच्चों ने दिया था, 300 बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन इसमें होता है, और उसमें भी आपकी 6 रैंक आना है, मतलब मेहनत तो आपने काफ़ी की होगी। तो आप बता दीजिए आप कितने घंटे पढ़ते थे, और बिल्कुल रियल बताइएगा, ऐसा ना हो कि आप मतलब बच्चों को आइडिया हो कि एक टॉपर कितने घंटे पढ़ के सिलेक्शन है वो ले सकता है। सर एज सच कुछ डिसाइड नहीं रहता था, कभी चिल कर लिया तो 1 घंटे 2 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे, इससे ज्यादा कभी बैठा ही नहीं सर पढ़ने के लिए। मैक्सिमम 4 घंटे। सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी मैक्सिमम 4 घंटे। हाँ, और इसमें जो इससे ज्यादा क्लासेस, इसमें जो बैच की क्लासेस होती थी 3 घंटे की, वो अलग से रहेंगी, मतलब आपने 7 घंटे पढ़ाई की। एम आई राइट? नहीं सर, एक्चुअली मैं बैच की क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना ज्यादा प्रेफर करता था। अच्छा। सर उसमें अपन स्पीड एडजस्ट कर सकते थे, इसलिए मैंने सर 1.5 1.75 की स्पीड में मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे, और मैं डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देना प्रेफर करता था। क्योंकि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस एक ऐसा मीडियम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो हम अपने बैचेस में सबसे ज़्यादा फोकस ही इसी पे करते हैं कि बच्चों को हाई क्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो दे पाएँ, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम के लेवल के। एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन अगर बच्चे यहाँ पे पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है और उनको जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। चलिए, अब हम आते हैं कि आपकी जो आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो जर्नी रही वो कैसी रही? सर सिलेक्शन जर्नी तो बहुत ही स्मूथ थी। 7 जुलाई को पेपर था हमारा सुपर 100 का। उसके बाद मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे खुद ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि जब मैं पेपर दे के निकला था, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बोला था कि फिजिक्स में तेरा ये भी गलत है वो भी गलत है। तो मैंने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया था, और मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। फिर मेरे कुछ और दोस्त थे, मैं एक नाम लेना चाहूंगा, आस्था सिंह करके। वो उन्होंने उनकी 61st रैंक थी। वो भोपाल में है अभी, सुपर 100 में ही। उन्होंने भी सब नीट से ही फॉर्म भरा था। अ, उन्होंने भी काफी हेल्प की थी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। काफी अच्छी दोस्त थी वो। तो देखिए, आपने बच्चों देख लिया होगा, आपके दोस्त भी आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आपको अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, एक अपना सर्कल बना लेना चाहिए। मान लीजिए आप सुपर हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो आप अपना एक ऐसा ग्रुप बना लो जिसमें सारे ही बच्चे सुपर 100 के हों, जो भी आपकी हेल्प कर सकें। तो इससे भी आपको जो बेनिफिट है वो ज़रूर होता है। इंदौर या भोपाल से आपके पास में कॉल आया होगा, आप एडमिशन वगैरह लेने के लिए गए होंगे। अच्छा, बच्चों का एक डाउट रहता है कि जो इंदौर या भोपाल में जो स्कूल रहता है, क्या वहाँ पे डेली स्कूल जाना पड़ता है या फिर डमी स्कूल होता है? सर वो आपके क्लास टीचर पे डिपेंड करता है। अगर आपके क्लास टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं तो आपको एक वीक में 3 से 4 दिन तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके क्लास टीचर थोड़े इजी गोइंग हैं, थोड़े से आपके लिए सपोर्टिव हैं कि सुपर 100 के बच्चे हैं, हॉस्टल पे रह रहे हैं, तो अगर वो सपोर्टिव हैं तो आप हफ्ते में 2 या 3 दिन स्कूल जाकर भी अपना काम चला सकते हैं। बट ट्राई करिएगा, क्योंकि सुपर 100 जो स्कूलें प्रोवाइड करता है, मल्हार आश्रम और भोपाल में सुभाष एक्सीलेंस, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जनरली 11th क्लास में आपको स्कूल जाना चाहिए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। वहाँ के टीचर्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। जी, ये टीचर्स तो एक्सीलेंस स्कूल के सारे ही बेस्ट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोग सुपर 100 के हॉस्टल में रहते हो और आपको जो कोचिंग मिली है वो आई थिंक एलन की कोचिंग मिली हुई है। तो ये Yes. कोचिंग आप लोग कैसे जाते हो, मतलब किस तरीके से जाना होता है कोचिंग? सर वो पूरी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। बस बस के थ्रू हम जाते हैं और बस ही हमें वापस भी लेकर आती है सर। तो मतलब हॉस्टल से आपको कोचिंग बस लेके जाएगी और छोड़ने भी वापस आएगी। अब Yes. चलिए आ जाते हैं आपके हॉस्टल पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक फीडबैक हमेशा मिलता है कि सर जो इंदौर का हॉस्टल है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उसकी जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो इंदौर में रह रहे हैं, थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में रिव्यू कर दीजिए कि हॉस्टल की बिल्डिंग वगैरह कैसी है। सर हॉस्टल की बिल्डिंग तो ये सच है कि काफी पुरानी हो गई है, लेकिन वहाँ सर जो दोस्तों के साथ कंबाइन रहने पे जो मेमोरीज बनती हैं, वो सर फॉर एवर के लिए रहती हैं सर। हाँ, हॉस्टल की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हो, जो आपकी फैमिली के साथ में नहीं होती, बट उन लोगों के साथ में होती है जो आपको सच में एक मतलब बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, आपको फील गुड कराते हैं। फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या हैं? सर 11th क्लास का हॉस्टल, जैसा कि आपने बताया बिल्डिंग पुरानी है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स पुरानी वाली बिल्डिंग में रुकते हैं, और सर 12th क्लास के लिए अलग से हॉस्टल बना हुआ है। तो एज सच सीनियर जूनियर का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ जो हमारा मेस है वो 12th हॉस्टल के अंदर ही है, अ, नई वाली बिल्डिंग के अंदर। तो बस वहां पर जो आपके सीनियर्स सीनियर्स भी वैसे काफी अच्छे ही रहते हैं सुपर 100 के। और गर्ल्स हॉस्टल की जहां तक बात रही, तो सर गर्ल्स हॉस्टल में 11th और 12th का एक ही हॉस्टल है, दोनों ही नई बिल्डिंग्स है सर। तो जैसे मान लीजिए एक रूम है, तो हॉस्टल में एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? और जो फूड वगैरह मिलता है, खाना मिलता है, वो कैसा, ठीक है? हाँ सर, खाना तो ठीक है, और 12th क्लास में एक रूम में 4 या 5 बच्चे रहते हैं। और 11th क्लास में अगर आप नीचे वाला फ्लोर देखते हैं, तो सर नीचे वाले फ्लोर में 10 बच्चे, 10-12 बच्चे रहते हैं। और ऊपर वाले फ्लोर के रूम थोड़े बड़े हैं सर, तो उसमें ज्यादा बच्चे रहते हैं। तो एक रूम में 10-12 बच्चे वैसे भी ज़्यादा हैं, तो क्या इसमें पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं होती, इतने सारे बच्चे क्योंकि साथ में रह रहे हैं, या हेल्प होती है? सर पढ़ाई प्रॉपर हो जाती है, बट अगर किसी का बर्थडे हुआ तो सर वहां पर थोड़ा सा, या ऊपर वाले फ्लोर में किसी का बर्थडे हुआ, तो जैसे हमारा नीचे वाला फ्लोर है, तो सर नीचे वाले फ्लोर में तो इतना ज्यादा एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में ही आगे क्लासेस लगती हैं। और ऊपर वाले फ्लोर में अगर किसी का बर्थडे हुआ तो ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। लाइब्रेरी 24/7 ओपन रहती है, वहाँ गार्ड रहते हैं। लाइब्रेरी 24/7 ओपन ही रहती है, आप कभी भी जाइए वहाँ पढ़िए। वहीं रात को रुक भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा मल्हार आश्रम की बात कर लेता हूँ। मल्हार आश्रम में पढ़ाई का क्या मतलब रहता है? जैसे आप लोग सुपर 100 दे के आए हो, तो स्कूल में क्या एक अलग थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं, इन बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है? हाँ सर, सुपर 100 की थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहती है बाकी टीचर्स की तरफ से, कि बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया है। बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट साइड हैं। अच्छा, और मल्हार आश्रम में पढ़ाई कैसी होती है? सर मल्हार आश्रम में जैसे जनरली हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल रहता है, वो अभी तक पूरा अटेंड नहीं किया है, तो सर
जैसे हमारे शाम को कोचिंग हो जाती है, इस टाइम पे सुबह 12 बजे से कोचिंग रहती है, तो रात को 7, 8, 9 जैसा आपका डाउट सॉल्विंग टाइम रह गया, उसके हिसाब से कोचिंग रहती है। तो सर 1 बजे से मेस भी रहता है, तो 12 से 1 हमारा मेस हो जाता है। 1 बजे के बाद से कोचिंग का टाइमिंग चालू हो जाता है। तो 1 बजे हम लोग बस से चले जाते हैं कोचिंग। उसके पहले की जो 2-3 क्लासेस रहती हैं, फिज़िक्स, बायो, ये सारी क्लासेस अटेंड की हैं सर, तो इसके टीचर्स बहुत क्लियरली पढ़ाते हैं सर, बहुत सही कॉन्सेप्ट है इनके। अच्छा। तो जैसे आप लोग कोचिंग जाते हो तो कोचिंग कितने घंटे की रहती है दिन की? सर स्टार्टिंग में हमारी कोचिंग 4 से 5 घंटे की ही थी। उसके बाद सर हमें डाउट सॉल्विंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था और सिलेबस थोड़ा-सा लैग कर रहा था, तो एप्लीकेशन देकर सर उसकी टाइमिंग बढ़वा ली थी हम लोगों ने। तो अच्छा। वो तो 6-7 घंटे समथिंग चली। एलएन में जो आपका बैच रहता है सुपर 100 का, तो क्या एक स्पेसिफिक बैच रहता है सारे बच्चों के लिए, या सुपर 100 के बच्चों को एलएन के किसी भी बैच के साथ में कंबाइन कर दिया जाता है? कैसा रहता है? इसके इसके 2 पर्सपेक्टिव थे, एक 11th क्लास का और एक 12th क्लास का। 11th क्लास में जो बैच रहता है, वो थोड़ा-सा जनरली एग्ज़ाम के बाद एडमिशन होते-होते थोड़ा लेट हो जाता है सर। तो वो करते हुए थोड़ा-सा डिले हो जाता है, इसलिए हमें एक 11th क्लास में सेपरेट बैच दिया जाता है। तो हमारे बैच का आशा बैच नाम था इस साल 11th क्लास में। तो अभी वो बैच एंड हुआ है नीट के लिए, जेईई के लिए थोड़ा-सा सिलेबस बचा हुआ था, तो वो भी मेरे ख्याल से अभी तक एंड ही हो गया है। और 12th क्लास में जो पेइंग बच्चे रहते हैं, जिन्होंने पैसे देकर एलएन में एडमिशन लिया है, उनके साथ 12th क्लास में सुपरनेट वालों को बैठाते हैं। तो जैसे सुपर 100 के जो बच्चे एलएन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इनमें कोई भेदभाव तो नहीं होता कि नहीं ये तो गवर्नमेंट के बच्चे हैं या ये तो फीस दे के आए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है? सर इस चीज़ में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि जो 11th इंदौर की बात कर रहा हूँ सर, भोपाल का इतना मालूम नहीं है सर। तो इंदौर में थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि टेस्ट सिर्फ़ अभी तक हमारा सिर्फ़ एक ही टेस्ट हुआ है और मतलब सर टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। फिज़िक्स थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हुई थी सर इस साल एलन के थ्रू। बाकी बायो बहुत स्मूथ गई थी, एलन से भी और एक मैं यहाँ पे छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अब देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि मेरी पर्सनल हो, ऐसा ना होता हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नीट वाले बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा सा फिजिक्स टफ लगता है, और जो मैथ वाले बच्चे रहते हैं उनको केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है। क्योंकि मैं भी मैथ से रहा हूँ, तो मुझे केमिस्ट्री बहुत टफ लगता था। तो हो सकता है कि आप नीट से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है वैसे। हाँ, हो सकता है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट नीट रहा है तो फिजिक्स आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो। सर ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का। बाकी कुछ बच्चे आखिरी तक एलन जॉइन किए थे, उन्होंने आखिरी क्लास तक एलन से ही पढ़ा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए सुपर 100 की कोचिंग, सुपर 100 को पास कर लिया, एलएन में बैच भी फ्री में मिल गया। अब इससे बच्चों का सिलेक्शन क्या होता है? क्योंकि आईआईटी एक बहुत ही टफ एग्जाम है, नीट भी बहुत टफ एग्जाम है, जेडबलई वाला, ये सारे बहुत ही टफ एग्जाम्स होते हैं। तो इससे सिलेक्शन के चांस कितने होते हैं सुपर 100 के बच्चों के? सर जैसे अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया था जनवरी फेज का, तो उसमें सुपर 100 के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। कुछ हमारी जो सीनियर्स हैं, जो मतलब सर सीनियर्स का नेचर भी काफ़ी अच्छा था, तो उनके साथ हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। तो उनमें से कुछ सीनियर्स के 98 परसेंटाइल भी हैं, 98 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटाइल था उनका। तो टोटल जो बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया था, वो 30 के अराउंड फर्स्ट फेज में ही क्लियर हो गया था। 30 बच्चों का 50 जो जेईई मेंस के बच्चे थे, अ, उनमें से 30 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट फेज में ही कट ऑफ क्लियर हो गया था। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो सुपर 100 के से जो बच्चे जाते हैं उनके सिलेक्शन के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतने चांस तो जो बच्चे कोटा में पढ़ते हैं उनके भी नहीं होते। आपने कोटा का नाम सुना होगा, जेडबलई नीट के लिए बहुत फेमस है। तो उनसे भी इतने ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो रहे कि आप मान के चलो 50 बच्चों में से 30 बच्चों का सिलेक्शन, मतलब कि 50%, 60% से भी ज़्यादा बच्चे जो सुपर 100 के हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपके मन में डाउट है कि सुपर 100 में सिलेक्शन हो गया तो क्या नीट और जो जेडबलई है इनमें सिलेक्शन हो जाएगा? बच्चों, अगर आपका सुपर 100 में सिलेक्शन होता है तो आपके इन एग्जाम्स में भी सिलेक्शन के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे इस साल सुपर 100 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आप दो तीन गाइडेंस देना चाहें अपनी तरफ से,
ठीक है, आप जो भी उनको बोलना चाहें, आप एक छोटा सा उनको गाइडेंस दे दीजिए। पहले तो जो स्टूडेंट्स इस साल सुपर 100 की अपियर करना चाहते हैं, उनको जहां से क्वेश्चन मिले, जितने क्वेश्चन मिले, वो सारे सॉल्व करने की ट्राई करें। ना मिले उसको गूगल में सर्च करें, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसा मीडियम पड़ जाता है कि जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन समझ में आएंगे और आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमसे पिछला वाला बैच जो था, उसका कट ऑफ गया था नीट का 51 मार्क्स। इस साल का जो सुपर 100 का नीट का कट ऑफ था, वो था 71 मार्क्स। तो कट ऑफ में वेरिएशन आते रहते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। क्योंकि मेरे भी फिजिक्स में, जब मेरा सुपर 100 का एग्जाम था, मैंने सॉल्व किया और आंसर आ रहा था 400%। मेरा आंसर 300% आ रहा था, बट ऑप्शन में 400 टिक करके मैं आ गया था। तो इस वजह से थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखें, ओएमआर में प्रैक्टिस करने का ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें। और जो आपने अभी क्वेश्चन बताया, ये विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन होगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी होती है कि धारा को। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, क्योंकि मुझे पता है इस एग्जाम का जो क्वेश्चन का आंसर है वो 300 आता है, लेकिन आपने 400 बता दिया। हाँ, ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं पर अगर हमारी प्रैक्टिस में लैक होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम में फेस करनी होती है। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इसमें मैं बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हो। ओन स्टडी का जो हमने बैच लॉन्च किया था ऐप पर, उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप बिल्कुल खुले बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैंने आपको कुछ पहले से बताया हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप पहले क्लियर कर दो कि मैंने आपको कुछ बताया तो नहीं था कि नहीं आपको ये बोलना है। सर, मैंने ओन स्टडी के लेक्चर्स से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस किया था। जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे थे, क्योंकि ओन स्टडी का जो प्लेटफॉर्म है, वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका बैच का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेटिस्फेक्शन अच्छा रहा? आपको कितनी ज़्यादा हेल्प हुई, ये बता दीजिए, ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएँ और उनको भी पता चल पाए कि नहीं, ये बहुत बढ़िया बैच है और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो उनके आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली आप अगर ओन स्टडी के बैच को परचेज करने का सोच रहे हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ओन स्टडी का बैच परचेज करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। ओके, तो ऋषभ, इस इंटरव्यू को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और आपने अपनी जो जर्नी है वो दूसरों बच्चों को बताई, वो भी आपसे इंस्पायर होंगे। और अगले साल फिर से कोई एक बच्चा आएगा जो जिसका हम इंटरव्यू कर रहे होंगे और वो बोलेगा कि मैंने ऋषभ पटेल भैया का जो इंटरव्यू है वो देखा था और मैं उनसे इंस्पायर हुआ था। तो यही जो जर्नी है वो बच्चों की चलती रहेगी। थैंक यू सो मच ऋषभ, आपने अपना कीमती समय दिया। और ओन स्टडी की तरफ से आपको आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।